बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने जो स्टार्ट किया हुआ था वो था ग्रीन्स थ्योरम, और वी स्टडीड इन ग्रीन्स थ्योरम इज दैट कि ग्रीन्स थ्योरम ट्रांसफॉर्म फर्स्ट इंटेग्रल इनटू डबल इंटेग्रल एंड इन प्लेन। ठीक है, तो प्लेन के अंदर ग्रीन्स थ्योरम ये काम करता है कि फर्स्ट इंटेग्रल को डबल इंटेग्रल मीन लाइन इंटेग्रल को सरफेस इंटेग्रल में कन्वर्ट करता है, सरफेस में कन्वर्ट करता है, मतलब लाइन को सरफेस में कन्वर्ट करता है। ओके, नाउ आज हम जो है वो ग्रीन्स थ्योरम जो था बेसिकली एक स्पेशल केस था स्टोक्स थ्योरम का। ठीक है, तो आज हम मेन थ्योरम जो स्टोक्स थ्योरम है वो हम स्टडी करेंगे। तो स्टोक्स थ्योरम का काम भी यही है, वो भी फर्स्ट इंटेग्रल को बच्चों डबल इंटेग्रल में स्टोक्स थ्योरम भी कन्वर्ट करेगा। लेकिन जो स्टोक्स थ्योरम है वो उसकी वर्किंग स्पेस में होगी। ग्रीन्स थ्योरम की प्लेन में थी, इसकी स्पेस में होगी, बाकी तकरीबन सभी सेम है। देखिए इसकी स्टेटमेंट है, सबसे पहले इट स्टेट्स दैट इफ एस इज एन ओपन टू साइडेड सरफेस बाउंडेड बाय अ सिंपल क्लोज्ड कर्व सी। ठीक है, मतलब जो उसकी कर्व है स्टोक्स थ्योरम की वो बाउंडेड बाय क्लोज्ड कर्व सी है। ओके, देखिए मैं दिखाता हूं आपको जरा। तो यहाँ पे जो इसकी कर्व है वो क्लोज्ड कर्व सी है। मिनट, ये देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे क्या है कि ये स्पेस है, उसके अंदर हमारे पास ये एक सरफेस है। ठीक है, उस सरफेस में हमारे पास वो बाउंडेड है, मतलब वो क्लोज्ड है। ठीक है, बाउंडेड मतलब उसकी कोई ना कोई बाउंड्री है, तो उसके बारे में डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारे पास, यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो बात की हुई है वो यही की हुई है कि S is an open two-sided surface bounded by simple closed curve C. Then if A has continuous first partial derivative, कि अगर हमारे पास जो A वेक्टर है वो कंटिन्यूअस फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव उसका एग्जिस्ट करता है, तो देन बच्चों हमारे पास ये चीज होल्ड करनी चाहिए स्टेटमेंट कि फर्स्ट डेरिवेटिव फर्स्ट इंटीग्रेशन जो है फर्स्ट इंटेग्रल क्लोज्ड कर्व सी के ऊपर A डॉट डी आर, जो कि आपको पता है ये लाइन इंटेग्रल लाइन का हमारे पास ये फॉर्मूला है ए डॉट डी आर, जिसको और इसके बाद ये जो हमारे पास ये सरफेस के लिए फार्मूला है जिसको हम डबल इंटीग्रल के लिए यूज करते हैं कि नेबुला क्रॉस ए डॉट एन डी एस, यही हमने सरफेस में फार्मूला पढ़ा है ना, और जर्नल हमने लाइन में ये पढ़ा है। तो ये लाइन से ये किस तरह कन्वर्ट होगा डबल में सरफेस में, तो वो हम स्टोक्स थ्योरम हमें बताता है। वेयर सी जो होगा इसमें ट्रावर्स इन पॉजिटिव डायरेक्शन, जो इसमें सी कर्व लेंगे बेटा वो पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब वो एंटी क्लॉकवाइज होगी या ठीक है एंटी क्लॉकवाइज होगी, एनी हो। तो अब यही जो बात उसने की हुई है स्टेटमेंट में वही यहाँ पे बता रहा है इन वर्ड्स द लाइन इंटेग्रल ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट, लाइन इंटेग्रल ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ अ वर्ड, क्योंकि ये बेटा लाइन इंटेग्रल में टेंजेंशियल कंपोनेंट होते हैं ना, इसमें हमारे पास नॉर्मल कंपोनेंट्स होते हैं। जो लाइन इंटेग्रल में टेंजेंशियल कंपोनेंट है वेक्टर ए के टेकन अराउंड अ सिंपल क्लोज्ड कर्व सी, ठीक है, इज इक्वल टू किसके इक्वल है, सरफेस इंटेग्रल ऑफ अ नॉर्मल component of curl A taken over any surface S having C as the arbitrary boundary। ओके, तो ये बताता है कि हमारे पास जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वेक्टर ए का लाइन के अंदर इज इक्वल टू जो कर्ल है वेक्टर ए का सरफेस के अंदर टेकन एन एज नॉर्मल ऑन द सरफेस एस हैविंग द बाउंड्री सी। तो ये चीजें बेटा इक्वल होती हैं। ठीक है, अब दोबारा मैं बता देता हूँ यहाँ पे बेटा एस यहाँ पे ओपन है, सरफेस हमारे पास ओपन है, ठीक है, लेकिन वो है बाउंडेड, टू साइडेड बाउंडेड, मतलब कि अगर मैं बात करता हूँ ना कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक सिलेंडर है,
ठीक है, या तो उस सिलेंडर का ऊपर वाला हिस्सा भी खुला हुआ है, नीचे वाला हिस्सा भी खुला हुआ है। मैं आपको ये बताता हूँ, देखिए यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ ना, ये सिलेंडर है हमारे पास बच्चों, ये इसका ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्सा दोनों ओपन है, ये भी ओपन है, ठीक है, और ये भी ओपन है, ठीक है। इट स्टेट्स दैट इफ एस इज ओपन, मतलब ये भी सरफेस एस जो है सिलेंडर की, ये भी सरफेस एस, ये दोनों क्या है, ओपन है, ठीक है। टू साइडेड, मतलब एक साइड ये है, एक साइड ये है, ठीक है। सरफेस है बाउंडेड, लेकिन इसकी कोई ना कोई बाउंड्री जरूर है, ओपन जरूर है लेकिन ये बाउंड्री है, मतलब बाउंडेड है, तो यहाँ तक बाउंड है कि इससे आगे नहीं जा सकता, ये यहाँ तक बाउंड है, ये आगे नहीं जा सकता बाय अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या है, ये आपको पता है, सिंपल क्लोज्ड कर्व सी है, ये भी सिंपल क्लोज कर्व सी है एंटी क्लॉकवाइज में देखा जाए तो। अब सिंपल क्लोज कर्व किसको बोला हुआ है, ठीक है, कि ऐसी कर्व जो के, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, कि ऐसी कर्व जो कि खुद ब खुद आपस में इंटरसेक्ट ना करे। मिसाल के तौर पर जैसे ये कर्व है, ये सिंपल क्लोज्ड है, ठीक है। अब मैं कहता हूं जैसे ये कर्व है, ठीक है, दिस इज नॉट अ सिंपल क्लोज, क्यों, क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग के जो कर्व होती है वो आपस में इंटरसेक्ट ना करें, अगर वो आपस में इंटरसेक्ट करे तो इट इज नॉट अ सिंपल क्लोज, बट हियर दिस इज अ सिंपल क्लोज। तो यहाँ पे बच्चों सिलेंडर के अंदर ये दोनों साइडें हमारे पास ओपन है और उसके साथ टू साइडेड है, इनकी बाउंड्री भी है, मतलब बाउंडेड है, ठीक है, और वो सिंपल क्लोज्ड है, ठीक है। मैंने बता दिया कि ये नहीं कि हो रहा मतलब कि वापस में इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो उसके बाद ए हमारे पास जो यहाँ पे वेक्टर होगा वो कंटिन्यूअस फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव होगा, तो उसके ऊपर ये कंडीशन होल्ड करेगी। तो उम्मीद है कि अब आपको इस सिलेंडर से ये डेफिनेशन याद हो जाएगी जुबानी इजीली। ओके, नेक्स्ट है बच्चों, प्रूफ की तरफ चलते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू अ प्रूफ ऑफ द स्टोक्स थ्योरम। लेट a is equal to a1i plus a2j plus a3k, then the Stokes theorem can be written as, ठीक है। ये a हमारे पास वेक्टर है, इसको स्टोक्स थ्योरम को हम लिखना कैसे है हमारे पास। अब बेटा डबल इंटीग्रल में भी फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ, राइट हैंड साइड मैंने ली है पहले, ठीक है। तो नेबला क्रॉस a की जगह पे a वेक्टर आ जाएगा, a1i प्लस a2j प्लस a3k, आगे डॉट n यूनिट वेक्टर और ds आ गया। ये एन डी एस शो करता है सरफेस को, इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड में क्लोज्ड कर्व है, ठीक है। ए इसका डॉट प्रोडक्ट साथ ही ले लिया, क्योंकि डी आर की वैल्यू आपको बहुत पता होती है, डी एक्स प्लस आई डी प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के, जब डॉट प्रोडक्ट ए के साथ लेंगे तो हमारे पास ए वन डी एक्स प्लस ए टू डी वाई प्लस ए थ्री डी जेड आ जाएगा, ठीक है। वी प्रूव दिस थ्योरम फॉर अ सरफेस एस विच हैज द प्रॉपर्टी दैट द प्रोजेक्शन ऑन द एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स प्लेन आर रीजन्स बाउंडेड by the simple closed curve as shown in the figure। बेटा वो ये बात कर रहा है कि वी प्रूव द थ्योरम फॉर अ सरफेस, तो हम ये प्रूव करेंगे थ्योरम जो स्टोक्स थ्योरम है सरफेस एस के लिए, जिसकी प्रॉपर्टी ये है कि वो हमारे पास प्रोजेक्शन होता है सरफेस एस से। आपको पता है, जैसे मैंने आपको जब ये थ्योरम जब आपको मैंने सरफेस करवाई थी डबल इंटीग्रल वाला प्रॉब्लम, तो उसमें बच्चों मैंने आपको बोला था कि उसमें हमारे पास सरफेस में हम नीचे प्रोजेक्शन कराते हैं, ठीक है। तो जो प्रोजेक्शन बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है, तो अगर मैं यहाँ पे मेरे पास वाई जेड के अंदर हमारे पास ये सरफेस बना, मतलब फुटबॉल अगर यहाँ बना हुआ है, तो जब इसमें प्रोजेक्शन आएगा तो वो कहाँ जाके गिरेगा, एक्स वाई प्लेन में गिरेगा ना। अगर मैं इसको ऐसे रख देता हूँ, इसका डायरेक्शन इधर को हो जाती है सिलेंडर की, मतलब ये इसको सिलेंडर ही समझे बच्चों आप, ये बुक में तो उसको उसने बनाया हुआ ना ऐसे सरफेस, तो बेसिकली ये सिलेंडर समझे इसको, ठीक है। जैसे ये हमारे पास है, अगर इसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाती है, ठीक है, तो उसका प्रोजेक्शन जो होगा वो इधर होगा ना, मतलब एक्स जेड प्लेन में होगा। और अगर इसकी प्रोजेक्शन सिलेंडर अगर ऊपर को हो जाता है, ठीक है, तो उसकी प्रोजेक्शन ऊपर को होगी, मतलब वाई जेड प्लेन में होगी। और अगर प्रोजेक्शन अगर सिर्फ इधर लिखा हुआ है, तो प्रोजेक्शन अगर नीचे को ड्रॉ करते हैं तो वो इधर को होगी, एक्स वाई एक्स प्लेन में, ठीक है। तो ये बेसिकली प्रोजेक्शन के बारे में बताया हुआ है यहाँ पे। तो वो यहाँ पे बात यही करता है कि विच हैज द प्रॉपर्टी दैट इट्स प्रोजेक्शन ऑन द एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स प्लेन आर रीजन बाउंडेड बाय सिंपल क्लोज कर्व एज शोन इन द फिगर। अज्यूम एस टू हैव रिप्रेजेंटेशन। अब अज्यूम करते हैं कि एस जो सरफेस है उसकी रिप्रेजेंटेशन जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई होगी, या एक्स एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ वाई कोमा जेड होगी, या वाई इज इक्वल टू एच जेड कोमा एक्स होगी। मतलब ये फंक्शन हम यूज करेंगे जब हम एक्स वाई प्लेन में वर्किंग करेंगे बच्चों। जैसे अब यहाँ पे एक्स वाई प्लेन में वर्किंग करेंगे तो इसमें हम जो है वो जेड यूज करेंगे, ठीक है। मतलब एक्स वाई
जब प्लेन के अंदर बात करेंगे तो हम जेड यूज करेंगे, मतलब इसको याद रखने के लिए, समझने के लिए अपने इस तरह ज़हन में रखना है कि अगर एक्स वाई की बात कर रहे हैं तो फिर इसके अलावा कौन सा कोऑर्डिनेट रह जाता है जेड, तो वो जेड में लिखना है। अगर आपके पास वाई जेड में बात कर रहे हैं आप, तो कौन सा कोऑर्डिनेट रह जाता है एक्स, तो एक्स में बात करेंगे। अगर जेड एक्स में बात कर रहे हैं, प्रोजेक्शन जेड एक्स में है, तो फिर कौन सा रह जाता है वाई, तो वाई में बात होगी। वेयर एफ जी एंड एच आर कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियल फंक्शन, तो ये तीनों जो है जेड जी, जेड एक्स और वाई, जेड एक्स और वाई, सॉरी ये लिखा हुआ है एच, ये है जो z है वो f के रिस्पेक्ट है, x है g के रिस्पेक्ट और y है h के रिस्पेक्ट, मतलब f g और h ये हमारे पास बच्चों कंटिन्यूस कंटिन्यूस है और डिफरेंशियल फंक्शन है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं, पहले यहाँ से ये चीज लेते हैं, हम सारे को नहीं छेड़ते, हम यहाँ से बच्चों ले लेते हैं डबल इंटीग्रल सरफेस में नेबुला क्रॉस a1i NDS, हम ये चीज सिलेक्ट करते हैं। देखें जरा यहाँ पे मैंने नेबुला क्रॉस a1i डॉट NDS मैंने ये चीज ली। अब यहाँ से मैं अल्टीमेट जो प्रूफ करूंगा मेरे पास ये चीज बननी चाहिए a1dx इंटेग्रल c, ठीक है। तो इसी तरह फिर सिमिलरली मैं बताऊंगा, जब ये चीज प्रूव कर लूंगा मेरा टारगेट ये हो जाएगा चीज, देन फिर मैं सिमिलरली बता दूंगा कि जैसे ये मैंने पहले वाला लिया है उससे रिजल्ट ये बना, इसी तरह फिर दूसरे वाला जब लूंगा या तीसरे वाला लूंगा तो उनसे रिस्पेक्टिवली ये और ये रिजल्ट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जरा देखें गौर से, अब मैंने यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। अब आपको पता है कि इसी को मैंने सबसे पहले ये चीज मैंने सेलेक्ट की, कंसीडर फर्स्ट ये, ठीक है। अब इन्हें इतने हिस्से में से सिर्फ इतना हिस्सा लिया, नेबुला क्रॉस a1i, देखो मैंने नेबुला क्रॉस a1i सिंपली सेलेक्ट किया। अब आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट को किस तरह लिखते हैं, आई जे के लिखती है डिटर्मिनेंट फॉर्म में। अब नेबुला आपको पता है मैंने लिखा हुआ वैल्यू पार्शियल ऑफ पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल ऑफ पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल ऑफ पार्शियल जेड के, मैंने वो वैल्यू लिखी पार्शियल ऑफ पार्शियल एक्स पार्शियल ऑफ पार्शियल वाई पार्शियल ऑफ पार्शियल जेड। अब a1 हमारे पास सिर्फ आई वाला कंपोनेंट है, तो सिर्फ आई वाले कंपोनेंट के नीचे a1 आ जाएगा, बाकी जे और के जीरो है। अब जब इसको ओपन करेंगे तो बच्चों हमारे पास ये चीज क्रिएट होती है, आपको पता है यही क्रिएट होगी। ओके, अब हमें यहाँ पे चाहिए, हमारा टारगेट था NDS चाहिए था। ओके, तो अब मैं यहाँ पे जो मैंने लिया था वो NDS के साथ अब मुझे डॉट चाहिए, तो मैं अब लेफ्ट साइड पे खुद से NDS के साथ डॉट लेता हूँ यहाँ पे। जब यहाँ पे NDS के साथ डॉट लूंगा तो जो इसका आंसर आया था राइट साइड पे भी लेना पड़ेगा, तो मैंने फिर N इसके साथ N डॉट J आ जाएगा, यहाँ पे N डॉट K आ जाएगा और सर DS इकट्ठा बाय कॉमन निकाल लिया। ओके बच्चों, यहाँ तक समझ आ गई होगी आपको। अब मैंने यहाँ से, क्योंकि मैंने ये चीज क्रिएट करनी है, तो मुझे इसका लेफ्ट साइड पे NDS लिया डॉट, ठीक है। जब इसका डॉट लूंगा तो इधर भी डॉट लेना पड़ेगा, तो फिर N अंदर मैंने डॉट ले लिया J के साथ, फिर इधर K के साथ आ गया और DS बाहर कॉमन रहने दिया, ठीक है। अब बच्चों मेरा जो इसको नाम इक्वेशन 1 कर दे दी, ठीक है। अब मेरा टारगेट ये है यहाँ पे कि N डॉट J इसकी वैल्यू क्या आती है, मुझे ये फाइंड करनी है N डॉट J की वैल्यू, ठीक है। तो वो जो वैल्यू आएगी बच्चों मैं इक्वेशन 1 के अंदर पुट करूंगा तो मेरे पास ये ओरिजिनल चीज क्रिएट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे देखें ना N डॉट J उसने क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। तो वो ये आता है, तो मुझे यहाँ पे पुट करना है, ये वैल्यू पुट करूंगा यहाँ पे। अब कैसे बनता है ये बता देता हूँ आपको मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अब इसके लिए, क्योंकि मेरी प्रोजेक्शन किधर है बच्चों, और प्रोजेक्शन जो थी वो रीजन आर जो किधर बन रहा था वो एक्स वाई प्लेन में बन रहा था, और मैंने बोला था कि एक्स वाई प्लेन में अगर बन रहा है तो आपके पास इसके अलावा कौन सा कोऑर्डिनेट रहता है जेड, तो वो आप इसको जेड वाला लिखोगे। मैंने लेट कर लिया इफ जेड इज इक्वल टू दिस इज टेकन एज इक्वेशन ऑफ एस, तो वो सरफेस की इक्वेशन है, देन द पॉजिटिव वेक्टर टू एनी पॉइंट ऑफ एस इज, तो वहां पे हमारे पास जो आर आएगा हमारे पास वो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जेड की वैल्यू मुझे पता है वो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई है के। अब बच्चों मुझे यहाँ पे मैं लेता हूँ इसका डेरिवेटिव, इस इक्वेशन का आर वाई के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेता हूँ। देखो मैं यहाँ पे उसने ये थोड़ा सा और अंदाज से किया हो, तो आप डायरेक्ट इससे आगे यही वाला कर लो स्टेप, मतलब जिस तरह मैंने किया हुआ ना यहाँ से इससे आगे ये वाला स्टेप आप डायरेक्ट ये कर लो। मतलब ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ रहा है हमारे पास स्टूडेंट्स ये आर वेक्टर, ठीक है। तो अब मैं इस आर वेक्टर का डेरिवेटिव लेता हूँ पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट। जब वाई के रिस्पेक्ट लूंगा तो ये एक्स वाला क्या हो जाएगा 0, तो वो लिखा नहीं मैंने, ठीक है। फिर वाई का लूंगा तो वो क्या आ जाएगा 1, तो जे ऐसे ही आ जाएगा प्लस। फिर उसके बाद जब इसका लूंगा तो बच्चों हमारे पास क्या बनेगा, ठीक है। तो जब इसका लूंगा तो पार्शियल एफ हो पार्शियल वाई आ जाएगा, क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट ले रहा हूँ के ऐसे ही आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से ये डायरेक्ट ये चीज क्रिएट हो जाएगी। उसने पहले ये किया फिर उसने ये किया, देखो उसकी चीज और हमारी चीज सेम है, तो आप भी डायरेक्ट इसको कर लो जैसे मैंने किया हुआ, ओके। बट अब यहाँ पे बेटा पार्शियल एफ जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पार्शियल एफ ओवर वाई के क्रिएट हो गया। अच्छा एनी हो पार्शियल आर ओवर पार्शियल वाई, अब ये जो चीज है बच्चों ये हमारे पास वेक्टर है, क्योंकि आर हमारे पास ये पोजीशन वेक्टर होता है ना, आपको पता है कि सरफेस एस के अंदर ये आर पोजीशन वेक्टर है,
ठीक है। अब आर जो पोजीशन वेक्टर है उसका डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई। बच्चों ये वेक्टर जो है वो टेंजेंट है इस सरफेस के ऊपर, मतलब ये कहने का जैसे मैं कहता था ना ये सिलेंडर है हमारे पास, ये ऐसे, ये सिलेंडर ये बेसिकली ये, ठीक है। तो सिलेंडर का अब देखो जरा, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है ना, ये सरफेस एस जो है हमारे पास, ये टोटल ये सिलेंडर है बच्चों, ये सारे का सारा, बच्चे अक्सर समझते रहते हैं कि नीचे वाला ये सिलेंडर बताया, नहीं 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 बच्चों, यहाँ पे हमारे पास ये जो टोटल क्रिएट किया है ना, वो हमारे पास ये सिलेंडर ही एक तरह से समझिएगा, ठीक है। अच्छा, अब इस सरफेस एस जो है इसके ऊपर हमारे पास ये क्योंकि डेरिवेटिव लिया पार्शियल डेरिवेटिव, और आपको मैंने जब लाइन में बताया था, तो ये हमारे पास जो पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं बेसिकली वो टेंजेंट होता है। डेरिवेटिव बेसिकली बताता ही हमें यही है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, ठीक है ना। तो ये डेरिवेटिव हमारे पास है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ही है। तो ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगी इसमें, ठीक है, वो बेसिकली पैरेलल होगी, जैसे सरफेस, जैसे ये ऐसे है ना, तो ये जैसे सरफेस ये ऐसे लेटी हुई है, ठीक है, तो इसी के ऊपर ही ऐसे हमारे पास वेक्टर बनेगा, वो बनेगा क्या, वो पार्सल आर ओवर पार्सल वाई, ठीक है। तो अगर ये वेक्टर और जैसे मैंने ये दिखाया हुआ यहाँ पे, ये वेक्टर और सरफेस ऐसी, ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर परपेंडिकुलर क्या है, के परपेंडिकुलर और एन परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो मैं कहूंगा यहाँ पे कि ये वेक्टर, ये टेंजेंट वेक्टर है टू एस, ठीक है, एंड थस परपेंडिकुलर किसके होगा, एन के, जिसमें मैंने अभी बोला आपको, ठीक है। और उसके बाद आपको पता है कि जो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है और जो ऐसे लेटा वेक्टर, मतलब ये और इसका एंगल यहाँ पे क्या बन रहा है हमारे पास, 90 डिग्री बन रहा है। तो आपको पता है जब एन का, और मैं जैसे मैं पार्सल आर व पार्सल वाई का जब मैं डेरिवेटिव लूंगा, तो डॉट प्रोडक्ट जब परपेंडिकुलर वेक्टर्स का लेते हैं तो आंसर क्या आता है बच्चों बताएं, वो जीरो आता है, जीरो ही आता है ना, ठीक है। तो वो मैंने राइट साइड पे जीरो लिख दिया। यहाँ पे एक स्टेप कर लें आप, ताकि आपके लिए आसानी हो जाएगी कि एन डॉट पार्शल आर ओवर पार्शल वाई, बच्चा इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसका आंसर हमारे पास जब जीरो आ गया, तो क्यों क्या आ रहा है जीरो, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, ये पार्शल आर ओवर पार्शल वाई ये पैरेलल था एस के, और इसके ऊपर परपेंडिकुलर था एन, जैसे नजर आ रहा है। तो जो एन और इसके दरमियान जो जब लेंगे डॉट प्रोडक्ट, तो कॉस 90 हमारे पास बच्चों जीरो होता है, तो जीरो आ जाएगा। अब पार्सल आर व पार्सल वाई की वैल्यू जो हमने फाइंड की हुई है वो जे प्लस पार्सल एफ ओ पार्सल वाई के, तो इसकी वैल्यू को मैंने यहाँ पुट कर दी, देखो ना, यहाँ पे एन एज इट इज आ गया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू जब मैंने यहाँ पुट की तो यहाँ आ जाएगी जे प्लस यहाँ पे पार्सल एफ ओ पार्सल वाई के, और साथ ही हमने अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया एन के साथ, तो एन डॉट जे आ गया, और यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो एन डॉट के आ गया, विच इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें पता है स्टूडेंट्स कि हमारे पास यहाँ पे क्योंकि राइट साइड पे जीरो आ रहा था, ठीक है, तो मतलब इस चीज को बराबर क्योंकि जीरो पे है, तो इसकी जगह फिर जीरो पुट कर सकते हैं ना। तो मैंने यहाँ पे इसकी जगह पे फिर जीरो पुट कर दिया, यहाँ पे मतलब ये जीरो आ गया ना, जैसे यहाँ पे मतलब इसको काट के मैं लिख रहा हूँ जीरो, ये जीरो आ रहा है जैसे यहाँ पे उसने लिखा भी हुआ है। तो फिर ये चीज आ गई सिर्फ हमारे पास कि ये प्लस ये इक्वल टू जीरो, या ऐसे पढ़ लें ये प्लस ये इज इक्वल टू जीरो। तो अब यहाँ से मुझे एन डॉट जे की वैल्यू चाहिए थी, मैंने शुरू में बोला था, तो वो दूसरी चीज उठा के उधर ले गए, तो माइनस पार्सल जेड व पार्सल बाय एन डॉट के। तो अब यहाँ से इस वैल्यू को मैं पुट करूंगा क्वेश्चन 1 में, ठीक है। तो नेबला क्रॉस ए 1 आई डॉट एन डी एस, ठीक है, इज इक्वल टू पार्सल ए वन ओवर पार्सल जेड, साथ अब एन डॉट जे की जगह पे बच्चों मैं ये लिखूंगा माइनस पार्सल जेड ओवर पार्सल वाई एन डॉट के, आगे आ जाएगा माइनस पार्सल ए वन ओवर पार्सल वाई एन डॉट के और डी एस आगे। ओके, यहाँ तक उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गई होगी। तो जिसको ये समझ आ गई इसका मतलब उसके लिए नेक्स्ट अब काम करना मुश्किल नहीं है। देखो अब सिंपली अब आपको पता चल गया ना यहाँ तक। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें गौर से जरा मजीद, एन डॉट के ये इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, तो मैंने कॉमन निकाल लिया एन डॉट के, डी एस ऑलरेडी कॉमन था तो पीछे क्या रह गया, इधर से माइनस भी कॉमन निकाल लिया तो पीछे क्या रह गया, पार्सल ए वन ओवर पार्सल वाई प्लस पार्सल ए वन ओवर पार्सल जेड इंटू पार्सल जेड ओवर पार्सल वाई। ओके, इसको नाम क्वेश्चन 2 का दे दिया, ठीक है। नाउ हम वर्किंग कर रहे थे ऑन एस के ऊपर, ठीक है, और उसकी क्वेश्चन थी वो उसमें वेक्टर था ए वन एक्स कोमा वाई कोमा जेड विच इज इक्वल टू ए वन। अब जेड की जगह बच्चों हमने वैल्यू पुट की हुई थी एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, ठीक है। और बच्चों ये मैं जनरल कह देता हूँ एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, इस कैपिटल कह दिया, से इसको लिख लें यहाँ पे, हमने यहाँ पे से कह दिया कि हमारे पास बच्चों ये चीज क्रिएट हो गई, ठीक है। इसको हमने यहाँ लिख लें, इसको ब्रैकेट में से, ठीक है। अब बच्चों हमने क्या करना है कि इसी का ये जो हमारे पास एफ इधर आया था राइट साइड पे, हमारे पास अब क्रिएशन इक्वेशन क्रिएट क्या हो गई है, वो इक्वेशन हमारे पास बच्चों ये है कि हमारे पास ए वन विच इज इक्वल टू इंटू एक्स कॉमा वाई कॉमा एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है, विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है। अब इसका बच्चों हमने डेरिवेटिव लेना है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू
लेंगे हम, देखो क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हम लेंगे इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, क्योंकि पहले भी वाई के रिस्पेक्ट लिया था, अब यहाँ पे भी वाई के रिस्पेक्ट लेंगे। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे वाई के रिस्पेक्ट इसका, ठीक है, तो बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई। ओके, जब यहाँ पे लेंगे तो एक्स वाले का क्या आ जाएगा हमारे पास, ये जीरो बन जाएगा क्रिएट, ठीक है, और प्लस हमारे पास क्या बन जाएगा, ठीक है, उसने मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पे पार्शियल ए वन, ठीक है, उसके लिए मेरे पास एक्स के रिस्पेक्ट लेंगे तो वो जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो डेरिवेटिव हमारे पास वाई के रिस्पेक्ट, सॉरी वाई की कहना था, वाई के रिस्पेक्ट जब एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास वो जीरो ही होगा ना, प्लस अब जब ए वाई का लेंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, वो ऐसे जनरल लिख दिया पार्शियल ए वन ओवर पार्शियल वाई, ठीक है, प्लस जब यहाँ पे लेंगे तो जेड के लिए, तो जेड के लिए लेंगे तो बच्चों हमारे पास ये बनेगा पार्शियल ए वन ओवर पार्शियल जेड ओवर पार्शियल वाई, ये बेसिकली चेन रूल लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 बनी हुई है। अच्छा, अब बच्चों ये चीज हमारे पास पार्शियल ए वाला जो था वो तो जीरो हो गया ना, वो डायरेक्ट खत्म हो गया हमने यहाँ पे, तो सिंपली हमारे पास रिमेनिंग बात क्या रह गई जो हमने यहाँ पे ली हुई थी, नेबुला क्रॉस ए वन आई डॉट एन डी एस विच इज इक्वल टू, अब हमने यहाँ से पार्शियल एफ ओ पार्शियल वाई, जो इसकी वैल्यू क्रिएट हुई है, जो ये मैंने पुट करनी थी, ठीक है, वो हमारे पास क्या बन गई, पार्शियल एफ ओ पार्शियल वाई, ठीक है, वो ये चीज बनी थी ना हमारे पास, मतलब पार्शियल ए वन ओवर पार्शियल वाई प्लस, क्योंकि ये तो जीरो हो गया था, पार्शियल ए वन ओवर पार्शियल जेड ओवर पार्शियल वाई, तो बच्चों अब देखें ये सारी की सारी चीज किसके इक्वल है, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई, अब देखें ये सारी किस चीज, सारी चीज वही नहीं है जो हमने यहाँ ऑलरेडी पहले यहाँ पे निकाली हुई थी, ठीक है, अब इतनी वैल्यू की जगह पे हम जो ये इक्वल इसके है तो ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, पार्शियल कैपिटल एफ और पार्शियल वाई, पार्शियल कैपिटल एफ और पार्शियल वाई डॉट आगे इनटू एन डॉट के ऐसे ही और डी एस भी ऐसे, ठीक है, विच इज इक्वल टू, ठीक है, इसको अब हम क्लियर कर लेते हैं, ये मैं बताया हमने पढ़ा था सरफेस के अंदर, जब हमने 3-4 लेक्चर पहले पढ़ा था, तो ये बराबर होती है डी एक्स डी वाई के इक्वल हो जाती है, क्योंकि सरफेस के अंदर बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अब ये चीज इक्वल होगी हमारे पास माइनस पार्शियल कैपिटल एफ और पार्शियल वाई डी एक्स डी वाई। ओके, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जब ये क्रिएट हो गई तो अब हमें यहाँ पे क्योंकि डबल इंटीग्रल में बात करनी थी, प्रूव करना था, तो अब मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें हमारे पास मैंने ये चीज़ क्रिएट करनी थी, जो टारगेट था वो शुरू में मेरे पास यहाँ पे डबल इंटीग्रल चाहिए था, अब इतनी समय क्रिएट कर चुका हूँ तो मुझे डबल इंटीग्रल चाहिए, तो मैं दोनों तरफ खुद से डबल इंटीग्रल लेता हूँ, ठीक है, मैंने खुद से बेटा इधर भी डबल इंटीग्रल लिया और इधर भी डबल इंटीग्रल आएगा, जब इधर आएगा तो हमारे पास ये चीज ओरिजिनल हमारी क्रिएट हो गई, और इधर हमारे पास आ जाएगा डबल इंटीग्रल रीजन आर में माइनस पार्शियल एफ ओ पार्शियल वाई डी एक्स डी। ओके, अब बताएंगे वेयर आर इज द प्रोजेक्शन ऑफ एस, आर प्रोजेक्शन है एस की ऑन एक्स वाई प्लेन, जिसे बताया हुआ है कि एस का प्रोजेक्शन है आर के अंदर, ठीक है, जो कि एक्स वाई प्लेन के अंदर है, बाय द ग्रीन्स थ्योरम इन द प्लेन द लास्ट इंटीग्रल इक्वेशन दिस वेयर, ये जो इसको बोलते हैं बेटा हमारे पास ये होता है गैमा, ठीक है, इज द बाउंड्री ऑफ आर, ठीक है, तो फ्रॉम द इक्वेशन 3, ये इक्वेशन जो 3 थी, सिंस एट ईच पॉइंट एक्स कॉमा वाई ऑफ गैमा द वैल्यू ऑफ एफ इज द सेम एज द वैल्यू ऑफ ए वन, ठीक है, एट ईच पॉइंट ऑफ सी एंड सिंस डी एक्स इज द सेम, तो फॉर द बोथ कर्व वी मस्ट हैव, तो यहाँ पे हम बता सकते हैं फिर कि अगर हम सभी के लिए ले लें तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन क्लोज कर्व में ये गैमा एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल में वो ए वन डी एक्स आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, ठीक है, इस 3 इक्वेशन को यूज करते हुए, तो अब बच्चों हमारे पास ये चीज क्रिएट हो गई, अब हमें पता है कि अब ये जो एफ की वैल्यू आ गई वो इसके इक्वल आ गई, अब हम कह सकते हैं या फिर इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि अब हमारे पास ये एज इट इज आ जाएगा, और ये एफ वाली वैल्यू जो है ये हमारे पास फ्लक्स वाली जो थी वो हमारे पास वो बेसिकली वो यही वैल्यू थी जो यहाँ पे हमने निकाली हुई थी, तो ये फ्लक्स वाली वैल्यू और विच इज इक्वल टू ए वाली जो वैल्यू हमने फाइंड की हुई है ऊपर से, तो ये आ जाएगी, दिस इज एन इक्वेशन नंबर 4। तो अब हमें पता चल गया कि ये जो हमारा टारगेट शुरू में मैंने बोला था कि बच्चों मैं इतने वाली वैल्यू को जब उठाऊंगा, इतने वाली वैल्यू को एन डॉट एन डी एस के रिस्पेक्ट, तो मेरे पास ये इतनी चीज क्रिएट होगी, तो वो क्रिएट मैं कर चुका हूँ, ठीक है, इसी तरह से सिमिलरली बाय द प्रोजेक्शन ऑन द अदर कोऑर्डिनेट्स प्लेन, तो हमारे पास ये a2 से a2 आ जाएगा यहाँ पे, और a3 से जब डबल इंटीग्रल से फर्स्ट इंटीग्रल आ जाएगा, तो ये इसको 4 इसको 5 इसको 6 क्वेश्चन का नाम दे दें, तो हम कह सकते हैं एडिशन ऑफ द इक्वेशन 4 5 एंड 6 कंप्लीट द प्रूफ, ठीक है, तो इस तरह हम ऐड करके हम बता सकते हैं कि हमारे पास ये जो गिवन स्टोक्स थ्योरम में बात थी, ये वाली चीज जो थी
वो हमने प्रूव कर ली है और ये चीज़ इक्वल होती है हमारे पास इस गिवन स्टेटमेंट की। ओके, उम्मीद है कि बच्चों आपको ये थ्योरम समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है बच्चों रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ द स्टोक्स थ्योरम। तो ये भी बहुत आसान है। लेट ए हमारे पास स्टूडेंट्स जो है वो एंड एन बी दी आउटवर्ड ड्रॉन यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस एस, ठीक है। इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द एंगल्स व्हिच द यूनिट नॉर्मल एन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स वाई जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो बेटा ये हमने बात पढ़ी हुई है आई थिंक सो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर चैप्टर नंबर 7 और उसके 7.2 या 3 से पहले अपने पढ़ी हुई बातें कि एन डॉट आई जो होता है वो कॉज अल्फा के बराबर होता है, एन टू जो होता है वो एन डॉट जे इज इक्वल टू कॉज बीटा होता है और एन डॉट के एन थ्री विच इज इक्वल टू कॉज गैमा होता है। और क्वांटिटीज कॉज अल्फा कॉज बीटा कॉज गैमा हमारे पास डायरेक्शन को साइंस होते हैं एन के। जिसको नहीं याद बेटा वो अपनी सेकंड ईयर की बुक खोल के, जिसको नहीं समझ आ रही इस बात की कि कैसे सर ने लिख दी है, तो बेटा वो अपनी सेकंड ईयर की बुक खोले, चैप्टर 7 पे जाए और चैप्टर 7 पे 7.3 से पहले डायरेक्शन को साइंस वगैरह बताएं, वो इसको समझ आ जाएगी वहाँ से। मैं यहाँ पे डिफाइन लैदा से बताना नहीं चाहता क्योंकि इससे टाइम काफ़ी लगेगा, तो आपने वहाँ से, क्योंकि ये आसान चीज़ आप इजीली पढ़ सकते हो वहाँ से, तो आप उसको देखिएगा ज़रूर। देन तो बेटा आप तीनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास वो एन यूनिट वेक्टर के इक्वल आ जाएगा, कॉज अल्फा आई प्लस कॉज बीटा जे प्लस कॉज गैमा के। अब नेबुला क्रॉस, क्योंकि हमारा टारगेट था, क्योंकि हमने बता रहे हैं यहाँ पे रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ द स्टोक्स थ्योरम। अब मुझे यहाँ पे क्रिएट क्या करना था, नेबुला क्रॉस ए, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों मैं एन तो क्रिएट कर चुका हूँ, ठीक है। अब पहले नेबुला क्रॉस ए निकालूंगा तो हमें पता है आई जे के में लिखेंगे तो हमारे पास ये चीज़ क्रिएट हो जाएगी। जब इसको ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा। अब इसका डॉट लेना है एन के साथ, तो हमें पता है ये हमारे पास आई जे के में है और ये भी वैल्यू मौजूद है, तो आई डॉट आई 1 होगा, जे डॉट जे 1 होगा, के डॉट के 1 होगा, तो हमारे पास ये चीज़ क्रिएट हो जाएगी। ओके, अब हमें यहाँ पे ए डॉट डी आर निकालना है। देखिए यहाँ पे जैसे ये लेफ्ट साइड में चलते हैं, ये डी एस वैसे ही आ जाएगा साथ। अब ए डॉट डी आर निकालना है, ये भी आपको निकालना आता है इजीली, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब आपको पता है कि ए वेक्टर पता है, डी आर भी पता है, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के, और ए भी पता है ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के। इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे उसने बताया हुआ है, तो ये हमारे पास ये चीज़ क्रिएट हो जाएगी। लेफ्ट साइड भी क्रिएट हो गई, राइट साइड भी क्रिएट हो गई। अब इसकी वैल्यूज को पुट कर देंगे स्टोक्स थ्योरम के अंदर। वो हमारे पास स्टोक्स थ्योरम था क्या, वही वाली बात। तो जब पुट करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे ये चीज़ आ गई और राइट साइड पे हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, एंड पे डी एस आ गया, तो ये हमारे पास ऐसे क्रिएट हो जाएगी। दिस इज अ रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ द स्टोक्स थ्योरम। Hopefully students you understand this lecture. If you have any question then write in comment box. Inshallah in the next video we will do an example of the Stokes theorem. After that inshallah हम जो करेंगे वो आगे Gauss divergence theorem है, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो उसके बाद इंशाल्लाह हम फिर अपना टेंसर की तरफ जाएंगे। टेंसर भी दो तरह से हम स्टडी करेंगे। एक पहले हम करेंगे टेंसर को कार्टेशियन टेंसर में स्टडी करेंगे, फिर दूसरे नंबर पर हम जो है वो जो टेंसर को स्टडी करेंगे वो जनरल टेंसर स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। इन दी अपकमिंग वीडियोस बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आ रही हैं, तो ये सभी वीडियोस बेटा 1 बाय 1 अगर आप सुनेंगे तो तभी नेक्स्ट की समझ आएगी। अक्सर स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं जो पीछे वाला लेक्चर नहीं लिया तो मैं नेक्स्ट लेक्चर पे चला जाता हूँ, तो वहाँ समझ आ जाएगी। बेटा ये सारी चीज़ें प्रीवियस लेक्चर से कनेक्टेड है, तो जिसको समझना है कि फर्ज करो मैंने स्टोक्स थ्योरम समझना है, तो उसको प्रीवियस जो लाइन है फिर उसको सरफेस, ये दोनों चीज़ों का पता होगा तो वो स्टोक्स समझ सकेगा। इसी तरह जिसने अब ग्रीन्स थ्योरम समझना है तो उसको ग्रीन्स थ्योरम तभी समझ आएगा जब उसको लाइन और जो है वो उसका सरफेस का पता होगा, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट आएगा हमारे पास गास वाला, उसको अब वो उसको समझ आएगा जिसको डबल इंटीग्रल और ट्रिपल इंटीग्रल के बारे में पता होगा, मतलब सरफेस और वॉल्यूम के बारे में पता होगा, ठीक है। तो बेटा वो सारे लेक्चर्स आप कंटिन्यूसली सुने और उसको अंडरस्टैंड करें, तो अब ठीक है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। लेकिन अगर जहाँ कहीं भी बेटा समझ ना आए, बेटा आप व्हाट्सएप ग्रुप में या अपने कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।